अक्सर हम सोचते हैं कि अमीर होने का मतलब है बैंक में ढेर सारा पैसा, है ना? बड़ी गाड़ी, बड़ा घर। पर क्या यही असली दौलत है? यही सवाल है। मॉर्गन हाउसल जैसे विचारक कुछ और कहते हैं। हाँ, वो कहते हैं कि असली दौलत असल में आजादी है। ये तय करने की क्षमता कि आप अपना समय कैसे बिताएंगे, अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जिएंगे। ये बात गहरी है, मतलब पैसा नहीं, पैसे से मिलने वाली फ्रीडम। एग्जैक्टली। तो चलिए इसी विचार को थोड़ा और खोलते हैं। पैसे से जुड़े हमारे फैसले कितने इमोशनल होते हैं, है ना? ओह हाँ, बहुत ज्यादा। बाद में भले ही हम लॉजिक लगा लें। और हर किसी का पैसे से रिश्ता भी अलग होता है। किसी के लिए सिक्योरिटी है, किसी के लिए ताकत, किसी के लिए स्टेटस सिंबल, किसी के लिए दुनिया घूमने का जरिया। सही कहा। और यहीं से एक बहुत जरूरी बात निकलती है जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। क्या चीज? हमारी आर्थिक सफलता या असफलता में किस्मत और जोखिम का भी हाथ होता है। हाँ, लक और रिस्क। हम अक्सर सोचते हैं कि सब कुछ हमारी मेहनत और काबिलियत का नतीजा है, पर शायद ऐसा है नहीं। ये किस्मत वाली बात, जैसे बिल गेट्स का उदाहरण लें। उन्हें अपने स्कूल में कंप्यूटर एक्सेस मिल गया था। उस जमाने में ये बहुत बड़ी बात थी। हाँ, जब दुनिया के शायद 99% टीनेजर्स ने कंप्यूटर देखा भी नहीं था। तो ये सिर्फ उनकी स्मार्टनेस नहीं थी, ये सही वक्त पे सही जगह होना भी था। किस्मत। बिल्कुल। और इसी सिक्के का दूसरा पहलू है जोखिम, यानी रिस्क। गेट्स के एक स्कूल फ्रेंड थे, केंट इवांस, उतने ही होनहार। अच्छा। हाँ, कंप्यूटर में उतनी ही दिलचस्पी, लेकिन स्कूल खत्म होने से पहले ही एक माउंटेनियरिंग एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई। तो ये दोनों कहानियां हमें सिखाती हैं कि अपनी सफलता पर ज्यादा घमंड ना करें और दूसरों की असफलता को तुरंत उनकी नाकामी ना समझें। हर कहानी में लक और रिस्क का रोल होता है। मतलब थोड़ा विनम्र रहना जरूरी है, अपनी सफलता में किस्मत को मानना और दूसरों की मुश्किलों में उनके कंट्रोल से बाहर की चीजों को भी समझना। सही कहा। और ये समझ हमें एक और मानवीय प्रॉब्लम की तरफ ले जाती है, कभी पर्याप्त महसूस ना करना। नेवर एनफ। हाँ, ये थोड़ा और की चाहत, ये तो जैसे कभी खत्म ही नहीं होती। लाख वाला करोड़ चाहता है, करोड़ वाला 10 करोड़। ये एक रेस है जिसका कोई एंड नहीं है। सोशल कंपैरिजन, दूसरों से तुलना। इसी सिलसिले में कहानी याद आती है एक हेज फंड मैनेजर की। बहुत पैसा कमाया उसने, करोड़ों डॉलर। हेज फंड वाले तो कमाते ही हैं। लेकिन उसे हमेशा लगता था कि उसके साथी उससे ज्यादा कमा रहे हैं, उसे और चाहिए और चाहिए। तो क्या हुआ फिर? इसी थोड़ा और के चक्कर में उसने ऐसे रिस्क लिए, कुछ गलत काम भी किए कि आखिरकार सब गंवा दिया। साख, पैसा, आजादी। ये कहानी एक बहुत जरूरी सबक देती है। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, जब तक आप ये तय नहीं कर लेते कि आपके लिए पर्याप्त कितना है, आप कभी संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। पर्याप्त को डिफाइन करना ये मुश्किल है। बहुत जरूरी है। ये सिर्फ एक अमाउंट नहीं है, ये एक फीलिंग है, एक पॉइंट है जहां आप कहते हैं बस अब ठीक है। यहाँ पैसा आपको कंट्रोल नहीं करता, आप उसे कंट्रोल करते हैं। ये जानना कि आपकी अपनी खुशी के लिए कितना काफी है, ये वाकई सोचने वाली बात है। और यहीं पे एक और पावरफुल आइडिया आता है, कंपाउंडिंग की ताकत। हाँ, कंपाउंडिंग, चक्रवृद्धि ब्याज। लेकिन ये सिर्फ पैसों की बात नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये असल में धैर्य और समय का जादू है। छोटी छोटी चीजें लगातार लंबे समय तक नतीजे हैरान कर देते हैं। वॉरेन बफे का क्लासिक उदाहरण है। हाँ, लोग उनकी इंटेलिजेंस की बात करते हैं। बिल्कुल, वो तो है ही, लेकिन उनकी असली ताकत शायद उनका पेशेंस है। सोचिए, करीब 10 साल की उम्र से इन्वेस्ट करना शुरू किया और आज 90 पार भी वही कर रहे हैं। 80 साल से ज्यादा, कमाल है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, उनकी 99% वेल्थ शायद 65 साल की उम्र के बाद बनी है। क्या आप बात कर रहे हैं? 99% 65 के बाद? हाँ, ये दिखाता है कि छोटे छोटे गेन्स भी अगर लंबे समय तक टिके रहें तो वो कितने बड़े बन जाते हैं। ये सिखाता है कि निवेश हो या जिंदगी, लंबे अवधि की सोच, निरंतरता, ये जरूरी है। टिके रहना। सफलता अक्सर स्पीड में नहीं, स्टडीनेस में है। यही कंपाउंडिंग का असली जादू है। ये धीरज का खेल है। ये धैर्य वाली बात, हम अक्सर तुरंत नतीजे चाहते हैं। अच्छा, इसी से जुड़ा एक और आइडिया है कि असली दौलत वो नहीं जो दिखती है। हाँ, ये बहुत गहरा पॉइंट है। हम अक्सर किसी की महंगी कार, बड़ा घर देखकर मान लेते हैं कि वो अमीर है। हाँ, यही तो पैमाना लगता है समाज में। लेकिन क्या वो सच में अमीर है या सिर्फ उसने बहुत सारा पैसा खर्च कर दिया है? हो सकता है लोन पर हो सब कुछ। सही बात है, हो सकता है उसने सारी सेविंग्स लगा दी हो। किसी के खर्चों से उसकी अमीरी का अंदाजा लगाना मुश्किल है। लेखक कहते हैं ये वैसा ही है जैसे किसी पतले आदमी को देखकर मान लेना कि वो हेल्दी होगा। जरूरी नहीं है। तो असली दौलत क्या है फिर? असली दौलत वो है जो आपने कमाई है और खर्च नहीं की है। आपके इन्वेस्टमेंट्स, आपकी सेविंग्स, आपकी रियल एस्टेट, वो चीजें जो दिखती नहीं है पर वही आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी है। मतलब दौलत भविष्य के लिए ऑप्शंस बनाती है, जबकि खर्चा सिर्फ आज की जरूरत या इच्छा पूरी करता है। असली अमीरी छुपी हुई होती है। बिल्कुल। तो मतलब जो चीजें हम खरीदते हैं वो दौलत नहीं, बल्कि दौलत का खर्च किया हुआ रूप है। और असली दौलत वो है जो बच गई।
और यहीं से बचत का महत्व। निश्चित रूप से कमाना जरूरी है, पर अगर आप बचा नहीं रहे हैं तो आप फाइनेंशियली आगे नहीं बढ़ रहे। आप कितना कमाते हैं उससे ज्यादा जरूरी है कि आप कितना बचाते हैं। इसको ऐसे भी कहते हैं कि आपकी इनकम और आपके ईगो के बीच का गैप ही आपकी सेविंग है। वाह, क्या बात कही। इनकम बढ़ी और साथ में ईगो यानी खर्चे भी बढ़ गए, तो फिर बचत कहाँ से होगी? और बचत का मतलब सिर्फ कंजूसी नहीं है ना? नहीं, बचत का असली मतलब है भविष्य के लिए कंट्रोल और फ्लेक्सिबिलिटी खरीदना। ये आपको अनएक्सपेक्टेड चीजों से बचाता है, जैसे नौकरी छूटना या कोई मेडिकल इमरजेंसी। हाँ, और ये आपको अवसर आने पर उनका फायदा उठाने की ताकत देता है। ये आपको वो जिंदगी जीने का मौका देता है जहां आप अपनी मर्जी के मालिक हों। तो बचत मतलब भविष्य की स्वतंत्रता खरीदना, ये पावरफुल है। तो अगर असली दौलत दिखती नहीं और बचत उसका बेस है, तो फिर इस सब का फाइनल मकसद क्या है? पैसे का सबसे बड़ा फायदा? सबसे बड़ा फायदा मॉर्गन हाउसल के अनुसार वो है अपने समय पर नियंत्रण पाना। अपने समय पर नियंत्रण मतलब ये तय कर पाना कि कब उठना है, कब काम करना है, किसके साथ काम करना है। हाँ, कब छुट्टी लेनी है, कब परिवार के साथ वक्त बिताना है। सोचिए अपनी जिंदगी के हर दिन, हर घंटे पर आपका अपना कंट्रोल हो। ये तो असली लग्जरी लगती है। यही असली लग्जरी है। बहुत से लोग जो अमीर माने जाते हैं उनके पास भी ये कंट्रोल नहीं होता। वो अपनी नौकरी या बिजनेस के गुलाम हो सकते हैं, लेकिन जिसके पास अपने समय पर नियंत्रण है वो सही मायनों में स्वतंत्र और अमीर है। पैसे से मिलने वाली सबसे बड़ी चीज यही है, अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जीने की आजादी। ये बात तो दिल को छू गई। हम पैसे को चीजों से जोड़ते हैं, पर असली वैल्यू शायद समय और आजादी में है। हाँ। अच्छा, एक और बात, क्या पैसे में कामयाब होने के लिए बहुत इंटेलिजेंट होना जरूरी है? आईक्यू वाला मामला। ये एक आम गलतफहमी है। हाँ, बेसिक समझ तो चाहिए, लेकिन रिसर्च और अनुभव बताते हैं कि आपकी इंटेलिजेंस यानी आईक्यू से कहीं ज्यादा आपका व्यवहार यानी ईक्यू मायने रखता है। मतलब कैसे? मतलब बहुत इंटेलिजेंट लोग भी पैसे के मामले में भयानक गलतियां कर सकते हैं अगर वो डर, लालच, अहंकार, ईर्ष्या जैसी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाते। हाँ, ये तो देखा है। कई बार बहुत पढ़े लिखे लोग भी पॉन्जी स्कीमों में फंस जाते हैं। बिल्कुल। वहीं एक सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति भी अगर डिसिप्लिन्ड है, पेशेंट है और अपनी भावनाओं पर कंट्रोल रखता है तो वो लंबी अवधि में ज्यादा सफल हो सकता है। तो ये दिमाग का नहीं, मिजाज का खेल ज्यादा है। काफी हद तक। आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिटर्न नहीं चाहिए, आपको बस ठीक ठाक रिटर्न चाहिए जो लंबे समय तक बना रहे। और इसके लिए जरूरी है ऐसा व्यवहार जो आपको बड़ी गलतियां करने से रोके, जैसे डर में बेचना या लालच में खरीदना। हाँ, या दूसरों की देखा देखी करना। ये व्यवहारिक गलतियां हैं, इंटेलिजेंस की कमी नहीं। ये बहुत जरूरी बात है, व्यवहार पर ध्यान देना। और व्यवहार के साथ ही जुड़ा है जोखिम। पैसा और रिस्क तो साथ साथ चलते हैं, इससे कैसे डील करें? जोखिम से बचना तो नामुमकिन है, जरूरी भी नहीं। हर चीज में रिस्क है, सड़क पार करने में भी है। हाँ, वो तो है। इंपॉर्टेंट ये है कि रिस्क को मैनेज कैसे करें। और यहाँ एक और अहम विचार आता है, सिर्फ रिटर्न पर फोकस मत करो, इस पर फोकस करो कि क्या आप गेम में बने रह सकते हो। स्टेइंग पावर। खेल में बने रहना मतलब ऐसे रिस्क लेने से बचो जो आपको पूरी तरह से वाइप आउट कर दें। अमीर बनना शायद उतना मुश्किल नहीं जितना अमीर बने रहना है। ओह, ये तो बड़ी बात है। अमीर बने रहना ज्यादा मुश्किल है। हाँ, इतिहास ऐसे लोगों से भरा पड़ा है जिन्होंने बहुत पैसा कमाया और फिर एक बड़ी गलती या ज्यादा रिस्क लेने के कारण सब गंवा दिया। तो लक्ष्य सिर्फ पैसा कमाना नहीं बल्कि लंबे समय तक टिके रहना होना चाहिए ताकि कंपाउंडिंग काम कर सके। स्टेबिलिटी जरूरी है। ऐसा रिस्क लो जिसे झेल सको, ताकि एक बुरा दौर आपको खेल से बाहर न कर दे। सर्वाइव करना भी एक स्किल है। बिल्कुल, और ये सीधे आपके व्यवहार और रिस्क मैनेजमेंट से जुड़ा है। अच्छा, अब एक वो सवाल जो शायद सबके मन में आता है, क्या पैसा खुशी देता है? ज्यादा पैसा मतलब ज्यादा खुशी? ये रिश्ता कितना सीधा है? ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। रिसर्च दिखाती है कि एक लेवल तक हाँ, पैसा खुशी बढ़ाता है। जब वो आपकी बेसिक जरूरतें पूरी करता है, सिक्योरिटी देता है, रोज की चिंताओं से मुक्त करता है। हाँ, तब तो फर्क पड़ता है। निश्चित रूप से। लेकिन एक लिमिट के बाद और ज्यादा पैसा आपकी खुशी में उतना इजाफा नहीं करता। तो वो लिमिट क्या है और उसके बाद क्या मैटर करता है? वो लिमिट सबके लिए अलग हो सकती है, लेकिन पॉइंट ये है कि एक लेवल के बाद खुशी पैसे की क्वांटिटी से नहीं बल्कि इस बात से ज्यादा जुड़ी होती है कि आप अपनी लाइफ को कितना कंट्रोल करते हैं, आपके रिश्ते कैसे हैं, क्या आप कोई मीनिंगफुल काम कर रहे हैं। अच्छा, अगर पैसा आपको अपने समय पे कंट्रोल देता है, अपनों के साथ वक्त बिताने का मौका देता है, अपनी पसंद का काम करने की आजादी देता है, तो हाँ, वो खुशी का जरिया बन सकता है। लेकिन सिर्फ पैसा जमा करना गारंटी नहीं है। यानी पैसा खुशी खरीद सकता है, पर एक हद तक, और वो भी तब जब उसका इस्तेमाल सही तरीके से हो, स्वतंत्रता और नियंत्रण पाने के लिए। हाँ, आप ऐसा कह सकते हैं। चलिए, अब आखिरी लेकिन एक बहुत ही दिलचस्प विचार पर आते हैं। किताब कहती है पैसे को लेकर कोई भी पागल नहीं है। नो वन इज क्रेजी। इसका क्या मतलब है?
हम तो अक्सर लोगों को पैसे के मामले में अजीब फैसले लेते देखते हैं। हाँ, हमें लग सकता है कि कोई पागलपन कर रहा है, लेकिन तर्क ये है कि हर व्यक्ति पैसे से जुड़े फैसले अपने निजी अनुभवों, अपनी दुनिया की समझ और अपने लक्ष्यों के आधार पर लेता है। जो हमें पागलपन लग रहा है वो शायद उनके नजरिए से लॉजिकल हो। कोई उदाहरण? जरूर। मान लीजिए कोई है जिसने ग्रेट डिप्रेशन देखा है, जब लोगों की सारी सेविंग्स चली गई थी। वो शायद शेयर बाजार से हमेशा डरेगा, चाहे आज मार्केट कैसा भी हो। बिल्कुल। उसका अनुभव उसे सतर्क रहने को कहता है। बात तो सही है। वहीं कोई युवा जिसने सिर्फ बाजार को ऊपर जाते देखा है, वो शायद बहुत ज्यादा रिस्क लेने को तैयार हो, क्योंकि उसका अनुभव उसे बताता है कि पैसा आसानी से बनता है। या जो गरीब आदमी लॉटरी टिकट खरीदता है, हमें लग सकता है बेवकूफी है, पर शायद उसके लिए वो कम पैसे में एक बड़ी उम्मीद खरीदने जैसा है। तो मतलब हमें दूसरों के फाइनेंशियल फैसलों को उनके कॉन्टेक्स्ट में समझना चाहिए, ना कि सिर्फ अपनी चश्मे से जज करना चाहिए। बिल्कुल। हर किसी की पैसे की कहानी अलग है, अनुभव अलग हैं, डर और उम्मीदें अलग हैं। इसलिए जो एक के लिए लॉजिकल है वो दूसरे के लिए नहीं हो सकता। ये समझ हमें ज्यादा एम्पैथेटिक बनाती है। कोई पागल नहीं है, बस सबके अनुभव अलग अलग हैं। तो आज हमने पैसे के मनोविज्ञान से जुड़ी कई अहम बातों पर चर्चा की। किस्मत और जोखिम से लेकर पर्याप्त को समझना, कंपाउंडिंग, अदृश्य दौलत, बचत, समय पर नियंत्रण, व्यवहार की अहमियत, टिके रहने की कला और पैसे खुशी का रिश्ता। साथ ही ये कि हर कोई अपने अनुभवों से सीखता है। इस पूरी बातचीत का सार क्या निकलता है? मेरे ख्याल से सबसे बड़ा टेक अवे यही है कि पैसे के साथ हमारा रिश्ता सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है। ये बहुत ज्यादा ह्यूमन है, इमोशनल है और हमारे बिहेवियर पर डिपेंड करता है। असली दौलत बैंक बैलेंस में नहीं, बल्कि उस मानसिक शांति और स्वतंत्रता में है जो पैसा हमें दे सकता है अगर हम उसका सही इस्तेमाल करें। हाँ, धैर्य, अनुशासन और ये जानना कि हमारे लिए काफी क्या है। ये शायद फाइनेंशियल सक्सेस और एक अच्छी जिंदगी जीने के ज्यादा जरूरी मंत्र हैं, बजाय इसके कि हम हमेशा ज्यादा कमाने या सबसे स्मार्ट इन्वेस्टर बनने की कोशिश करें। ये बात बिल्कुल सही है। पैसे को एक टूल समझना, गोल नहीं, और अपने व्यवहार पर ध्यान देना। हाँ, सबसे अहम। और जाते जाते शायद एक सवाल हम सबके सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। आपकी अपनी जिंदगी में आपके अपने लक्ष्यों और मूल्यों के हिसाब से पर्याप्त का क्या मतलब है? वो कौन सा पॉइंट है जहां पहुंचकर आप कह सकें कि हाँ, अब मेरे पास वो फ्रीडम और सिक्योरिटी है जो मुझे चाहिए? और उस तक पहुंचने के लिए आपका अगला छोटा प्रैक्टिकल कदम क्या हो सकता है? आज की इस गहरे और रोचक बातचीत के लिए धन्यवाद।